तुमसे नाराज क्यों होने लगी मैं? तुम हो कौन? त्रिशविका ने पूछा। तुम्हारे एक्स हस्बैंड की करंट वाइफ। शिवाली ने त्रिशविका के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की। त्रिशविका उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, रॉन्ग, मेरे एक्स हस्बैंड की एक्स प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस, या सीधी भाषा में कहें तो रखैल। त्रिशविका आकर अपनी कार में बैठी और कार मंदिर से जिंदल हाउस की तरफ निकल गई। पर प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। शिवाली को तो उसने अच्छे से जवाब दे दिया था और उसकी अच्छी खासी बेइज्जती भी कर दी थी। पर जिंदल हाउस पर कोई आ चुका था जो उसका ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक और तूफान, और उस तूफान का नाम था अक्षर पुरुषोत्तम। Hey Lilies, my name is Satyanshi and welcome back to my channel. Let's start the chapter of Two Souls Written in Scars, Hindi version. एक महीना यूं ही देखते देखते गुजर चुका था। इस बीच त्रिशविका रोज कंपनी जाती थी। अब उसे वहाँ का काम भी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। निहारिका हर कुछ दिनों पर जिंदल हाउस आया करती थी और त्रिशविका के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। कारिक भी उसे रोज शाम को कॉल किया करता था और उससे बातें करके ये मेक श्योर किया करता था कि सब ठीक है। इन दिनों त्रिशविका अपने बच्चे से काफ़ी अटैच हो गई थी और वो ये भी सोच रही थी कि सभी को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बता देना चाहिए। वो जानती थी ये सब बाकी सभी के लिए काफ़ी टफ होगा, पर वो इस बच्चे को पालने के लिए तैयार थी। वो इस बच्चे पर दिव्यांश की परछाई भी नहीं पड़ने देगी। वो इस बच्चे को अपना नाम देगी, अपने संस्कार देगी। ऐसे ही एक रात थी। रात के 10 बज रहे थे। सभी ने अब तक डिनर कर लिया था और अपने अपने कमरों में चले गए थे। त्रिशविका भी डिनर करके अपने कमरे में आ चुकी थी और ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। तभी उसे उमिका जी की तेज आवाज़ सुनाई दी, अश्वी, बेटा अश्वी, जल्दी नीचे आओ बेटा। उमिका जी इस वक्त उसे आवाज़ लगा रही थी। ये बात कुछ अजीब थी क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता नहीं था। त्रिशविका ने सारी फाइल्स वहीं बेड पर छोड़ी और सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे पहुंची। नीचे हॉल में अभिज्ञान जी और उमिका जी दोनों ही खड़े थे। त्रिशविका ने सवाल किया, क्या हुआ मॉम? इतनी रात को आप दोनों यूँ हॉल में क्या कर रहे हैं? कहीं जा रहे हैं आप दोनों? हाँ अश्वी, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, अभिज्ञान जी ने बताया। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही त्रिशविका ने पूछा, हॉस्पिटल? पर क्यों, वो भी इतनी रात को? बेटा नेहा के पापा को हार्ट अटैक आया है, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है, उमिका जी ने कहा। जब त्रिशविका ने यह सुना कि निहारिका के पापा को हार्ट अटैक आया है तो वो घबरा गई। वो बोली, क्या मॉम, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं अश्वी, तुम घर पर रहो, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, रात काफ़ी हो चुकी है। मैं और उमिका जा रहे हैं ना, तुम्हें इन्फॉर्म करते रहेंगे। सब कुछ अच्छे से लॉक कर लो, अभिज्ञान जी दरवाजे से बाहर निकलते हुए बोले। उमिका जी भी उनके साथ ही बाहर निकलती हुई बोली, टेंशन मत लेना और सो जाना बेटा। जी, त्रिशविका ने कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने कह तो दिया कि वो सो जाएगी, पर ऐसे हालातों में से नींद कहाँ आने वाली थी। वो भी हॉस्पिटल जाना चाहती थी क्योंकि निहारिका को उसकी ज़रूरत होगी और वो इस वक्त निहारिका के साथ रहना चाहती थी। लेकिन अभिज्ञान जी ने उसे साफ मना कर दिया हॉस्पिटल आने से, तो उनकी बात भी नहीं टाल पाई। त्रिशविका वापस से अपने कमरे में लौट आई। वो इस कश्मकश में थी कि उसे कारिक को फ़ोन करके ये सब बताना चाहिए या नहीं। निहारिका को इस वक्त उसकी भी ज़रूरत है। त्रिशविका ने कारिक को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन उठाया, लेकिन फिर वो रुक गई क्योंकि अगर इस वक्त वो कारिक को फ़ोन करेगी भी तो भी वो इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुँच सकता और निहारिका की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। और क्या मालूम निहारिका के पापा को माइनर हार्ट अटैक आया हो और कल तक वो ठीक हो जाएं। यही सब सोचकर उसने कारिक को फ़ोन नहीं किया क्योंकि ये सब जानकर वो बेचारा भी वहाँ परेशान हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कल सुबह का इंतज़ार करना ही सही है। त्रिशविका ने अपना फ़ोन वापस रखा और भगवान से प्रार्थना करती हुई बोली, हे कान्हा जी, प्लीज़ अंकल को ठीक कर देना। उन्हें कुछ हुआ तो निहारिका बिखर जाएगी। प्लीज़ कान्हा जी, सब संभाल लेना। उस रात त्रिशविका ने सोने की कोशिश की पर उसे नींद नहीं आई। सुबह के 4 बजे उसे कहीं जाकर नींद आई जो 8 बजे तक खुल भी गई। त्रिशविका ने उमिका जी को कॉल किया और उनसे निहारिका के पापा की कंडीशन के बारे में पूछा। उमिका जी ने उसे बताया कि निहारिका के पापा को अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और डॉक्टर्स 48 आवर्स के बाद ही उन्हें सही कंडीशन बता पाएंगे। उन्होंने त्रिशविका को कारिक को ये सब बताने से साफ मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कारिक का अपनी इंटर्नशिप पर से ध्यान भटके।
और वैसे भी यहाँ सब निहारिका के पापा के साथ मौजूद थे, इसलिए कारिक को टेंशन देने की ज़रूरत नहीं थी। त्रिश्विका ने भी अपनी मॉम की बात नहीं टाली और कारिक को कुछ नहीं बताया। अगले दिन निहारिका के पापा की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई थी, पर उन्हें अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। त्रिश्विका अगले दिन उनसे मिलने भी गई थी। उसने निहारिका को काफ़ी हिम्मत दी और यकीन दिलाया कि उसके पापा कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर वो हॉस्पिटल से ही ऑफिस चली गई। कुछ दिन बीत चुके थे। निहारिका के पापा अब काफ़ी बेहतर थे और उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। निहारिका अब अपने पापा का काफ़ी ख्याल रखने लगी थी और वो कॉलेज भी मजबूरी में जाती थी, वरना तो पूरा समय वो अपने पापा के साथ ही बिताया करती थी। कारिक को भी अब तक ये सब कुछ मालूम हो चुका था और वो निहारिका के साथ कॉल पर हमेशा कनेक्टेड रहता था। साथ ही त्रिश्विका इस वक्त काफ़ी बिजी हो गई थी। ऑफिस की बहुत सारी चीज़ें उसने बहुत जल्दी सीख ली थी और अभिज्ञान जी ने उसे इम्प्रेस होकर डिपार्टमेंट का हेड भी बना दिया था। त्रिश्विका अपनी जिम्मेदारियां काफ़ी अच्छे से पूरी कर रही थी। साथ ही उसका अपने बच्चे के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड बनने लगा था। वो अपने बच्चे को अपने अंदर फील करने लगी थी। एक बड़ा ही सुहावना दिन था। सूरज निकल चुका था। त्रिश्विका उठी और बालकनी में चली आई। धूप और ठंडी हवा उसे सुकून पहुंचा रही थी। त्रिश्विका ने उस शुद्ध हवा में एक गहरी सांस ली। उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। उसने अपनी पैली पर अपना हाथ रखा और अपने बच्चे को फील करती हुई बोली, गुड मॉर्निंग बेबी। देखो मम्मा उठ गई है। आप भी उठ गए हो ना? देखो कितनी खूबसूरत सुबह है ना? आपको अच्छा लग रहा है? बेबी को मज़ा आ रहा है ना यहाँ बालकनी में? त्रिश्विका को मालूम था कि अभी उसके पेट में बस एक वॉर्म होगा, पर फिर भी वो अपने बच्चे से रोज़ बातें किया करती थी, या यूँ कहें कि उसने अपने बच्चे में खुद को दोबारा ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी थी। हर एक चीज़ वो अपने बच्चे को बताया करती थी। वो चीज़ें भी जो वो दूसरों से शेयर नहीं कर पाती थी, वो अपने बच्चे से कर लिया करती थी। त्रिश्विका ने अपने बच्चे से कहा, बेबी आज मम्मा और बेबी एक साथ मंदिर जाएंगे, ओके? आप एक्साइटेड हो ना मम्मा के साथ मंदिर जाने के लिए? आज हम दोनों पहली बार एक साथ मंदिर जाने वाले हैं। चलो जल्दी से नहाकर तैयार हो जाते हैं, ओके? फिर वो कमरे में अंदर चली गई। उसने फटाफट से शावर लिया और रेडी होकर मिरर के सामने आई। आज उसने मजेंटा कलर का फ्रॉक पहना हुआ था जो कि उसके पाँव तक आ रहा था। फ्रॉक पर ज़्यादा वर्क नहीं था, पर गले और स्लीव्स के कलाई पर थोड़ा वाइट पर्ल्स का वर्क था जो कि काफ़ी क्लासी लग रहा था। त्रिश्विका ने जल्दी से अपने बालों को सुखाया और नीचे से थोड़ा कर्ल करते हुए खुला छोड़ दिया। उसने चेहरे पर हल्का मेकअप किया और माथे पर ब्लैक कलर की छोटी सी बिंदी लगाई। होठों पर मजेंटा कलर की लिपस्टिक लगाई और परफ्यूम लगाया। कानों में झुमके डाले और कंधे पर दुपट्टा। अब वो बिल्कुल रेडी थी। वो नीचे आई तो हॉल में ही उसके मॉम डैड बैठे थे। उसे यूं तैयार देखकर उमिका जी ने पूछा, कहीं जा रही हो अश्वी? त्रिश्विका बोली, हाँ मॉम, मंदिर जा रही हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है, जाओ बेटा, अभिज्ञान जी ने कहा। त्रिश्विका फिर जिंदल हाउस से निकल गई। उसके जाते ही अभिज्ञान जी बोले, अच्छा हुआ कि अश्वी आज मंदिर चली गई, वरना उसके सामने अगर, पर वो घर पर क्यों आ रहा है? ओमिका जी ने घबराते हुए पूछा, मुझे नहीं पता। अभिज्ञान जी के चेहरे पर भी परेशानी साफ नजर आ रही थी। इधर थोड़ी देर बाद त्रिश्विका की कार मंदिर के बाहर रुकी। उसने ड्राइवर को इंतज़ार करने के लिए कहा और खुद मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर में उसने पूजा अर्चना की और प्रसाद चढ़ाया। पंडित जी ने भी उसे तिलक लगाया और अपना आशीर्वाद दिया। आज उसे यहाँ आकर काफ़ी शांति मिल रही थी, पर यह शांति कुछ समय के लिए ही थी, या यूं कहें कि तूफान के आने की पहले की शांति थी। त्रिश्विका जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ी, उसने अपने ठीक पीछे एक जाना पहचाना चेहरा देखा। उसके सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उस लड़की ने कहा, त्रिश्विका तुम यहाँ? उम्मीद नहीं थी कि तुमसे यूं इस जगह मुलाकात होगी। त्रिश्विका के होठों पर से वो प्यारी सी मुस्कुराहट उस लड़की को देखते ही गायब हो गई। उसकी ज़ुबान से बस इतना ही निकला, शिवाली। उसके सामने इस वक्त शिवाली अपने हाथों में पूजा का सामान लिए खड़ी थी। शिवाली ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? त्रिश्विका ने भी उसी टोन में जवाब दिया, तुम सच में बेवकूफ़ हो या सिर्फ नाटक करती हो? दिखाई नहीं देता मंदिर है ये? मंदिर है तो जाहिर सी बात है भगवान के दर्शन करने ही आई होंगी मैं। शिवाली ने त्रिश्विका की बातें सुनकर गुस्से में अपनी दांतें भींच ली, पर अपने होठों से वो मुस्कुराहट फेड नहीं होने दी। उसने कहा, ओह त्रिश्विका, मैंने तो बस एक सिंपल सा सवाल किया था, तुम तो नाराज़ हो गई। तुमसे नाराज़ क्यों होने लगी मैं? तुम हो कौन?
त्रिश्विका ने पूछा, तुम्हारे एक्स हस्बैंड की करंट वाइफ? शिवाली ने त्रिश्विका के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की। त्रिश्विका उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, रॉन्ग, मेरे एक्स हस्बैंड की एक्स प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस, या सीधी भाषा में कहें तो रखैल। और तुम जैसी औरतों से बात करना भी मुझे मेरी बेइज्जती लगती है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी। इतना कहती हुई त्रिश्विका मंदिर की सीढ़ियों से होती हुई नीचे उतर आई और शिवाली वहीं मंदिर में खड़ी त्रिश्विका को जाते हुए गुस्से से घूरती रही। आज त्रिश्विका ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी, जिसका जवाब भी वो उसे नहीं दे पाई। लेकिन त्रिश्विका ने झूठ क्या बोला? वो दिव्यांश की बीवी होने से पहले उसकी रखवाली तो थी। तो जब गलत काम करते हुए बेइज्जती महसूस नहीं हुई, तो उसी गलत काम को जब पॉइंट आउट करके बताया जाए तो उसमें इतनी बेइज्जती क्यों महसूस हो रही है? शिवाली त्रिश्विका को अपनी आंखों में अंगारे लिए जाते हुए देखती रही। त्रिश्विका आकर अपनी कार में बैठी और कार मंदिर से जिंदल हाउस की तरफ निकल गई। पर प्रॉब्लम यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी। शिवाली को तो उसने अच्छे से जवाब दे दिया था और उसकी अच्छी खासी बेइज्जती भी कर दी थी, पर जिंदल हाउस पर कोई आ चुका था जो उसका ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। एक और तूफान, और उस तूफान का नाम था अक्षर पुरुषोत्तम। त्रिश्विका मंदिर से निकलकर सीधा अपनी कार में आकर बैठी। आज उसे शिवाली का यूं मिलना और उसे इतना कुछ कहना त्रिश्विका को ऐसा लगा जैसे इन दिनों में जो भी घाव हील हुए थे वो वापस से ताज़ा हो गए। इतने दिनों में वो दिव्यांश का इंसिडेंट भुलाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, पर आज शिवाली का ऐसे टकराना उसे रियलिटी में वापस ले आया। उसे दिव्यांश को भूलना नहीं था, उसे तो उसके किए की सज़ा देनी थी। शिवाली ने भी उसके साथ गलत किया था। ये जानते हुए कि दिव्यांश शादीशुदा है, वो उसके करीब गई, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत तो दिव्यांश ने उसके साथ किया था। क्या वो नहीं जानता था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी बीवी है? सब कुछ जानते हुए दिव्यांश ने उसे धोखा दिया। त्रिश्विका इतनी आसानी से ये सब नहीं भूल सकती। उसे दिव्यांश राणा से बदला लेना है, उसे बर्बाद करना है। त्रिश्विका के दिमाग में यही सब चल रहा था। उसके आंखों से आंसू की कुछ बूंदें लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए, जिसे उसने फौरन ही अपने हाथों से पोंछ दिया। त्रिश्विका ने ड्राइवर से कहा, घर ले चलिए प्लीज़। ड्राइवर ने भी त्रिश्विका के ऑर्डर्स को फॉलो किया और कार जिंदल हाउस की तरफ मोड़ दी। इधर कारिक का फ़ोन बजा। वो इस वक्त अपने ऑफिस में था। उसने जब स्क्रीन पर नज़र डाली तो नेहा नाम फ्लैश हो रहा था। उसने एक स्वाइप के साथ मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव किया और बोला, हेलो माय लव, तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा, तुम मुझे याद भी करते हो? निहारिका ने थोड़े लो वॉइस में कहा। कारिक ने फ़ौरन माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी नेहा, वर्कलोड बहुत बढ़ गया है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं तुमसे अच्छे से बात कर पाऊँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। निहारिका बोली, 3 दिनों के बाद आज तुम मुझसे बात कर रहे हो कारिक। हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक बार मैं वापस आ गया ना, उसके बाद मेरे 2 महीने पूरी तरह से तुम्हारे। आई प्रॉमिस यू नेहा, कारिक ने कहा। निहारिका भी उसकी मजबूरी समझ रही थी। आखिर कारिक वहाँ मज़े करने तो गया नहीं था, उसे काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए निहारिका भी इसमें अपनी तरफ से उसे कोई दूसरा प्रेशर नहीं देना चाहती थी। तो जितना हो सके वो उसे टाइम देती थी, उसे ज़्यादा परेशान नहीं करती थी और उसे टाइम के लिए बेवजह लड़ाई नहीं करती थी। कारिक भी उसके मन की हर बात समझ लेता था। अभी निहारिका को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और वो उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। जब निहारिका की आवाज़ काफ़ी देर तक सुनाई नहीं दी तो कारिक ने पूछा, क्या हुआ नेहा? नहीं कुछ नहीं, निहारिका अपने ख्यालों से बाहर आती हुई बोली। कारिक उसके वॉइस से समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने दोबारा से पूछा, नेहा, मैं तुम्हारी वॉइस से पहचान सकता हूँ कि तुम कब खुश हो, कब दुखी हो और कब परेशान। तो चलो अब बताओ मुझे क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? निहारिका ने कारिक की बात सुनी और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें खोली और बोली, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो रिकवर तो हो रहे हैं पर उनकी हेल्थ बहुत डाउन हो चुकी है। मेरे पास मेरे पापा के अलावा दूसरा कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया कारिक तो मैं क्या करूँगी? हे नेहा, ऐसा मत बोलो। कारिक ने निहारिका को ढाढ़स बंधाया और बोला, कुछ भी नहीं होगा अंकल को, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, तुम हिम्मत नहीं हार सकती। सिर्फ कुछ दिन और फिर मैं भी वापस आ रहा हूँ, हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे, ओके? तुम इतना मत सोचो, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कारिक की बात सुनकर निहारिका को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसे अभी इन्हीं वर्ड्स की ज़रूरत थी।
जो उसे यह एहसास कराए कि वो अकेली नहीं है। पर इसके अलावा एक और बात थी जिसे लेकर वो परेशान थी, और वो बात ये थी कि इन दिनों वो अपने पापा की तबीयत की वजह से इतनी बिजी थी कि वो त्रिश्विका पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसने त्रिश्विका को बिल्कुल अकेला कर दिया था। उसने कारिक के जाने से पहले उससे वादा किया था कि उसके जाने के बाद वो त्रिश्विका का ख्याल रखेगी, पर ऐसा कुछ नहीं कर पा रही थी वो। यहाँ तक कि वो त्रिश्विका से हफ्ते 2 हफ्ते पर एक बार मिल पाती थी, वो भी यही कोई 10 मिनट के लिए। और ये बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि वो कारिक से किया वादा नहीं निभा पा रही। यही सब सोचते हुए निहारिका ने कारिक से कहा, थैंक यू कारिक, आई नो तुम मेरे साथ हमेशा हो एंड आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी क्यों? कारिक ने सवाल किया। निहारिका बोली, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं यहाँ अश्विनी का ख्याल रखूँगी, पर पापा की वजह से आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके नेहा, मैं समझता हूँ। और फिर मैं हूँ ना, और अश्विनी बहुत स्ट्रांग है। इतने दिनों में उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से संभाल लिया है और खुद को ऑफिस के कामों में इंगेज भी कर लिया है। अब मुझे उनकी ज़्यादा फिक्र नहीं होती। कुछ दिनों के लिए मैंने अपनी अश्विनी को कमज़ोर समझने की गलती कर दी थी, पर मैं समझ गया हूँ कि मेरी दी को कोई भी कमज़ोर नहीं कर सकता, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। कारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। निहारिका भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, सही कह रहे हो तुम, अश्विनी ने बहुत जल्दी खुद को संभाल लिया, वाकई वो बहुत स्ट्रांग है। कारिक, तुमने वो फाइल रेडी कर ली? कारिक को उसके एक कॉलीग की आवाज़ सुनाई दी। कारिक निहारिका से बोला, ओके नेहा, मैं जा रहा हूँ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है। तुम अपना ख्याल रखना और ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ओके? बाय, लव यू। बाय, टेक केयर। लव यू टू कारिक। निहारिका ने भी कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कारिक से बात करके उसके दिल को काफ़ी सुकून मिला था, उसे अब अच्छा महसूस हो रहा था। निहारिका भी अपने कमरे से निकलकर हॉल में अपने पापा को चेक करने के लिए निकल गई। इधर जिंदल हाउस में त्रिश्विका की कार आकर मेन गेट के सामने लगी। त्रिश्विका ने कार से उतरने से पहले अपना हुलिया ठीक किया। वो अभिज्ञान जी और उमिका जी को नहीं बताना चाहती थी जो कुछ भी आज मंदिर में हुआ, इसलिए उसने अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट ली और हाथों में पूजा की थाल उठाई। फिर उसने अपने सिर पर अपना दुपट्टा ओढ़ा और कार से बाहर निकली। वो गार्डन से होती हुई सीधा अंदर आ गई। अंदर आते हुए उसने चहकती हुई आवाज़ में कहा, मॉम, डैड, आपको पता है आज मंदिर में? इतना बोलते बोलते उसके शब्द उसके गले में रुक गए। हॉल में सिर्फ अभिज्ञान जी और उमिका जी नहीं थे, बल्कि कई लोग खड़े थे। त्रिश्विका ने देखा उसके ठीक सामने एक आदमी बड़े ही शान से सोफे पर बैठा था। उसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल थी। आंखें भूरी रंग की, पर उसकी आंखें चील की नजरों से भी ज्यादा तेज नजर आ रही थीं। चेहरे पर शार्प फीचर्स और बिल्कुल इमोशनलेस चेहरा। उस आदमी ने इस वक्त वाइन कलर का सूट ब्लैक शर्ट के साथ पहना हुआ था। एक हाथ में महंगी वॉच और एक हाथ में कलावा उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। उसके पाँव में शूज चमचमा रहे थे। ओवरऑल उसका ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग था। पर एक मिनट, ये चेहरा उसने कहीं तो देखा है पहले, पर कहाँ? त्रिश्विका ने ये याद करने की काफी कोशिश की, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने अपने सामने बैठे आदमी को कहाँ देखा है। प्लस अक्षर के वहाँ मौजूद होने से वहाँ का माहौल काफ़ी टेंस नज़र आ रहा था, इसलिए त्रिश्विका के पाँव वहीं दरवाजे पर ही रुक गए। इधर अक्षर की नज़रें त्रिश्विका के आते ही उससे जा मिली और वहीं ठहर गईं। त्रिश्विका आज इंडियन अटायर में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अक्षर की नज़रें त्रिश्विका से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी नज़रें सिर्फ त्रिश्विका की आंखों पर टिक गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कुछ तो था जो वो सभी से छुपा रही थी, कुछ ऐसा जिसे अगर वो दूसरों के सामने ले आई तो वो खुद बिखर जाएगी। अक्षर ने फाइनली आज सालों बाद त्रिश्विका को इतने करीब से देखा था। उसने अपने मन ही मन कहा, ये आँखें, इन आँखों में क्या नज़र आ रहा है मुझे? इन आँखों में कुछ इतना नाजुक दिख रहा है जिसे महफूज रखने के लिए मैं पूरी दुनिया तबाह कर सकता हूँ। पूरी दुनिया मतलब खुद को भी। त्रिश्विका ने देखा सभी खामोश थे। उस हॉल में अभिज्ञान जी और उमिका जी के साथ वो आदमी भी बैठा था। साथ ही उसके पास एक और आदमी खड़ा था जिसे उसने कुछ दिनों पहले कंपनी में भी देखा था, जब वो अभिज्ञान जी के कमरे में गलती से बिना पूछे एंटर कर गई थी। उस दिन वो वहाँ बैठे आदमी का चेहरा देख नहीं पाई थी। शायद वो आदमी वही था जो इस वक्त उसे एकटक घूर रहा था। और तो और पूरे हॉल में बॉडीगार्ड्स भरे पड़े थे।
सबके कानों में माइक्रोफोन्स और कमर में गन्स थीं। त्रिशिका एक पल के लिए गन्स देखकर डर गई। उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मॉम, डैड, ये लोग कौन हैं और ये हमारे घर पर क्या कर रहे हैं मॉम? त्रिशिका की बात सुनकर अक्षर के होठों पर एक डेविल स्मर्क छा गया। उसने अभिज्ञान जी और उमिका जी से कहा, मिस्टर एंड मिसेस जिंदल, आपकी बेटी को हमारी डील के बारे में बताइए, वो कुछ पूछ रही है आपसे। अपने मॉम डैड के बजाय उस अनजान शख्स को जवाब देता देख त्रिशिका और हैरान हो गई। उसने दोबारा से पूछा, कौन सी डील डैड? त्रिशिका के सवालों पर अभिज्ञान जी और उमिका जी और ज़्यादा टेंशन में नजर आने लगे। अभिज्ञान जी ने उमिका जी की तरफ देखा। उमिका जी खुद काफ़ी परेशान थी। उन्हें कुछ नहीं बोलता देख अक्षर दोबारा बोला, आप खुद बताना चाहेंगे या मैं बताऊं मिस जिंदल को? अक्षर की बात सुनकर अभिज्ञान जी हड़बड़ाते हुए बोले, नहीं मिस्टर पुरुषोत्तम, ओके फाइन, जो भी करना है जल्दी कीजिए, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वैसे भी मैं काफ़ी टाइम इंतज़ार करने में वेस्ट कर चुका हूँ। अक्षर ने अपनी वॉच देखते हुए कहा और फिर उसने अपने आप से ही मन ही मन कहा, काफ़ी लंबा इंतज़ार, 4 सालों का इंतज़ार, अब और नहीं। अभिज्ञान जी ने उमिका जी की तरफ देखा और बोले, आप बता दीजिए अश्वी को। नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी, आप बताइए। उमिका जी ने अपनी नज़रें फेरते हुए कहा, मॉम, डैड, ये सब क्या चल रहा है? बताइए मुझे, आखिर बात क्या है? आप दोनों मुझे बताने में इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? डैड, कम से कम आप तो बताइए मुझे, त्रिशिका ने परेशान होते हुए पूछा। अभिज्ञान जी ने अपनी नज़रें झुकाकर कहा, बेटा वो हमारी कंपनी ने कुछ सालों पहले मिस्टर पुरुषोत्तम की कंपनी से बहुत बड़ा अमाउंट लोन लिया था, क्योंकि उस वक्त हमारी कंपनी को पैसों की ज़रूरत थी। ओके, फिर आप पेबैक नहीं कर पाए डैड? त्रिशिका ने पूछा। नहीं बेटा, अभी भी 60% अमाउंट बाकी है, अभिज्ञान जी ने कहा। त्रिशिका को अब सब कुछ समझ आ रहा था। वो बोली, ओह, तो ये सब यहाँ वो अमाउंट वापस लेने आए हैं, है ना डैड? अभिज्ञान जी ने इस बार त्रिशिका की तरफ देखते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। त्रिशिका बोली, कितना अमाउंट बाकी है डैड? मोर देन 150 करोड़, अभिज्ञान जी ने कहा। व्हाट? शॉक की वजह से त्रिशिका के मुंह से बस इतना ही निकला। Hey lilies, your turn to shine. What stole your heart in this chapter and what didn't? What deserves a little extra love? Share your thoughts in below. I can't wait to hear your opinion. Don't forget to like, comment and share this update with your favorite bookworms. Your support fuels our journey with this novel. Stay tuned for more twists and turns in Two Souls Written in Scars. Until then, may your dreams be filled with your favorite fictional characters. All yours, Satyanshi.